साथियों नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रैप ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्वेश्चन पेपर की इसी सीरीज में हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया क्वेश्चन पेपर था जो 2020 में लिया गया। ठीक है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन की आगे की सीरीज में हमने 82 तक सॉल्व कर लिए। हम 83 क्वेश्चन नंबर जो है वो आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करें हमारी इस क्लास को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, और मेरी हर वीडियो को लाइक करना जिससे थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने ऐसे ही कंटेंट लेकर आती रहूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 83। उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइए कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, यानी वर्णानुक्रम में अरेंजमेंट किया जाए, उस सूची को क्या कहा जाता है ये यहाँ पूछा है। व्हाट इज द कैटलॉग कॉल्ड इन विच एंट्रीज रिलेटिंग टू द ऑथर्स, टाइटल्स, सब्जेक्ट्स etc. of the books are arranged alphabetically. क्लियर? ये हमें बताना है आपको कि उस सूची का क्या नाम है। ठीक है, तो आप सूची का नाम बताइए। चलिए क्या होगा, यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है नाम सूची, दूसरा शब्दकोशीय सूची, देन मिश्रित सूची एंड वर्गीकृत सूची। ठीक है, नेम कैटलॉग, डिक्शनरी लिस्ट, डिक्शनरी कैटलॉग एंड मिक्स कैटलॉग एंड क्लासिफाइड कैटलॉग। क्लियर? अब आपको आंसर देना है, इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, पुस्तकालय सूचीकरण जो है, पुस्तकालय सूचीकरण जो होता है लाइब्रेरी कैटलॉग, उसके अंतर्गत शब्दकोशीय सूची में, शब्दकोशीय सूची के अंतर्गत पुस्तकों के लेखक का नाम, शीर्षक, विषय ये सब लिखे होते हैं, लेकिन वो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पुस्तक का लेखक, शीर्षक, विषय ये सारी चीजों की जानकारी शब्दकोशीय सूची में वर्णानुक्रम में दी हुई होती है। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा शब्दकोशीय सूची यानी डिक्शनरी कैटलॉग में दी हुई होती है। ठीक है, समझ पाए आप इस क्वेश्चन को? यहाँ जो पूछा है वो वही पूछा है कि उस सूची का नाम बताना है आपको जिसमें पुस्तकों का लेखक, शीर्षक और विषय, ठीक है, ये सभी इनसे संबंधित जानकारी उस सूची में दी हुई होती है, लेकिन वो वर्णानुक्रम में दी हुई होती है। ठीक है, जो अरेंजमेंट उसका होता है वो वर्ण क्रम में होता है। तो यहाँ हमें उस सूची का नाम पूछा है जिसका राइट आंसर शब्दकोशीय सूची होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? शब्दकोशीय सूची में हमेशा इनकी जानकारी जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी हुई होती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 84। पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है? Which level of library management is responsible for execution of policies? ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 4 ऑप्शंस जब देखेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। चले, पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है? ठीक है, पुस्तकालय प्रबंधन, जब भी हम लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ स्तर दिए हुए होते हैं जिन स्तरों पे हम मैनेजमेंट करते हैं, जैसे निम्न स्तर है, मध्य स्तर है, उच्च स्तर है। इस प्रकार से
कुछ स्तर दिए हुए होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम लाइब्रेरी में मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, हमें यही पूछा है कि वो कौन सा स्तर होगा, यानी कौन से स्तर पर हम नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्तर जो है वो नीतियों के कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी उच्च स्तर होगा या मध्यम स्तर होगा या निम्न स्तर होगा। यहाँ ऑप्शन में एक तकनीकी स्तर भी दिया है, यानी टेक्निकल लेवल, जिसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें 3 स्तर दिए हुए होते हैं जिनमें उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, यहाँ जो आंसर इसका राइट होगा वो मध्यम स्तर, यहाँ मिडिल लेवल होगा राइट आंसर। ठीक है, जो नीतियों के कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्लियर हुआ सबको? देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप यहाँ प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां से कैसा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। समझ रहे? तो आप दिमाग में बिल्कुल ये नहीं रखें कि बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे या बहुत डीप लेवल के आएंगे। देखो, मॉडरेट लेवल जो होता है ना, उस तरीके का एग्जाम पेपर बनाया जाता है। ठीक है, यानी बच्चे को बहुत ज्यादा टफ भी ना लगे, बच्चे को बहुत ज्यादा इजी भी ना लगे। और कंपटीशन लेवल का तो आपको अंदाजा है ही कि किस तरीके का कंपटीशन अभी चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, यहाँ 84 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमने कर दिया है मध्यम स्तर यानी मिडिल लेवल, जो नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, पुस्तकालय प्रबंधन में यानी लाइब्रेरी में जब मैनेजमेंट होता है तो 3 स्तरों पे होता है, एक उच्च स्तर, एक मध्यम स्तर और एक निम्न स्तर। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 85, पंच कार्ड का जनक। पंच कार्ड नाम आपने सुना होगा। पंच कार्ड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। न्यूमैन, एक हरमन हॉलरिथ, एक चार्ल्स बेबेज, एक हॉवर्ड रीड। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना है कि पंच कार्ड के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ठीक है, बताइए आप लोग, पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड को छिद्रित कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें छिद्र दिए हुए होते हैं, इसलिए उसका नाम जो है वो छिद्रित कार्ड बोला जाता है। समझ रहे? अब आप लोग बताइए कि क्या किसे पंच कार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है? पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको पता होगा क्योंकि आपके लाइब्रेरी 2nd ग्रेड में 5वीं यूनिट जो कंप्यूटर से रिलेटेड है पूरी, वो आपको यहाँ सिलेबस में दी है। तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों ने कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनमें पीढ़ियां भी पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट जनरेशन यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो है उसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब बताइए क्या है ये पंच कार्ड? इसमें कई प्रकार के छेद दिए हुए थे, मतलब कई छेद दिए हुए होते हैं इस कार्ड में, जो डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिए हुए होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसे आईबीएम कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, पंच कार्ड को आईबीएम कार्ड के रूप में। तो आप मुझे बताएं कि पंच कार्ड के जनक के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ को पंच कार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है। समझ रहे? इन्होंने आधुनिक मशीन डेटा प्रोसेसिंग का निर्माण किया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक मशीन डेटा प्रोसेसिंग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, समझ गए ना? मेरे ख्याल से यहाँ मुझे बताने का ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो पंच कार्ड का जनक पूछा है। तो पंच कार्ड के जनक के रूप में हमें हरमन हॉलरिथ को जानते हैं। ठीक है, आपको नाम याद रखना है हरमन हॉलरिथ, जो पंच कार्ड के जनक के रूप में
जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें आधुनिक मशीन डेटा प्रोसेसिंग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें पंच कार्ड में छेद दिए हुए होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए यानी प्रतिनिधित्व करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 85 मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए पंच कार्ड का जनक फर्स्ट जनरेशन में हुआ है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था पंच कार्ड की जगह, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे ख्याल से आगे आएंगे भी। जब आएंगे तो हम पूरे 5 पीढ़ी जो है उनकी हम चर्चा करेंगे और उनमें ये भी बताएंगे कि कौन सी पीढ़ी में कौन से प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 86, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया। यहाँ जो पूछा है वो ये पूछा है हु डिजाइन्ड एनालिटिकल इंजन, यानी एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा बनाया गया था। आंसर ऑप्शंस जो है वो पढ़ लीजिए आप, पास्कल, जेम्स वॉट, चार्ल्स बेबेज और गॉटफ्राई। ठीक है, एनालिटिकल इंजन जिसे विश्लेषणात्मक इंजन के नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार किसने किया, यानी इसे किसने बनाया था बताइए। ये एक प्रस्ताविक यांत्रिक सामान्य कंप्यूटर होता है, मेरे ख्याल से पता होगा। एनालिटिकल इंजन जो है यानी विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित यांत्रिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर होता है। इसका सबसे पहले 1837 में बेबेज के डिफरेंस इंजन के रूप में इसका प्रयोग किया गया था और इसे जाना गया था सबसे पहली बार कब, 1837 में। ठीक है, बेबेज के विश्लेषणात्मक यानी डिफरेंस इंजन के रूप में इसे जाना गया था। क्लियर हुआ सबको, बताइए। बताते चलिए कि ये जो एनालिटिकल इंजन है, विश्लेषणात्मक इंजन, इसे किस रूप में सबसे पहले जाना गया था। तो डिफरेंस इंजन के रूप में इसे सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जो कि एक यांत्रिक कैलकुलेटर के लिए डिजाइन के रूप में मतलब डिजाइन किया गया था, यांत्रिक कैलकुलेटर के रूप में। ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा एनालिटिकल इंजन बनाने का, वो है चार्ल्स बेबेज, यानी एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपने नाम तो सुना है ना कंप्यूटर से रिलेटेड, चार्ल्स बेबेज का। तो चार्ल्स बेबेज जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। समझ रहे। आधुनिक कंप्यूटर, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन यानी विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 1837 में इसे डिफरेंस इंजन के रूप में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का, जिसे एक यांत्रिक कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे बढ़े। यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपनी प्रॉब्लम से मुझे अवगत कराएं, जिससे मैं आपका आगे का सॉल्यूशन कर पाऊं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए, आप रीड करिए क्वेश्चन नंबर 87 को और आप इसका आंसर मुझे दीजिए कि क्या होगा। निम्नलिखित में प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा यहाँ।
कि निम्नलिखित में प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following 3 types of basic languages are used in computer programming? चलिए बताइए, आपने मेरे ख्याल से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाओं को पढ़ा होगा कि कितनी भाषाएं होती हैं और कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको पता होगा और इसका आंसर आप कर पाएंगे। चलिए आप आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार की भाषाओं का वो यहाँ पे पूछा भी है कि 3 प्रकार की भाषा वो कौन कौन सी हैं। यहाँ ये दिया हुआ है, एक है कार्यविधिक, अकार्यविधिक तथा निरुपाधिक। दूसरा है शून्य, निम्न, उच्च स्तर। तीसरा है मशीन असेंबली उच्च स्तर की भाषाएं और कोबोल बेसिक एंड सी। अब बताइए यहाँ कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो 3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो 3 प्रकार की भाषाओं में नाम आता है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। समझ रहे, समझ पा रहे हैं? यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां होती हैं उनमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। समझ पा रहे हैं? 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? बताइए, पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीनी भाषा को। ठीक है, यहाँ जो ये दिया हुआ है मशीन भाषा, इसका प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा थी? असेंबली भाषा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तर की भाषा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? 3 प्रकार की भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाओं को 3 प्रकार की भाषाओं में बांटा गया था। ठीक है, जिनमें हम नाम लेते हैं तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, समझ रहे हैं? कंप्यूटर के विकास को हमने 5 पीढ़ियों में विभाजित किया। कंप्यूटर का विकास हम 5 पीढ़ियों में मानते हैं कि पहली पीढ़ी में इस तरीके के कंप्यूटर थे, दूसरी में इस तरीके के, तीसरी में ऐसा पैटर्न था और चौथी, पांचवी, मतलब 5 पीढ़ियों में हमने कंप्यूटर के विकास को दर्शाया या समझाया। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लेवल लैंग्वेज थी, दूसरी में असेंबली, तीसरी में उच्च स्तरीय भाषा। समझ रहे? ये यहाँ आपको इतना पढ़ना है और आगे यहाँ जो पूछा है वो पूछा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कौन सी भाषाओं का। यहाँ भाषाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का दिया है कि आप राइट टिक कर पाएंगे इस पे, क्योंकि आपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा में मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज मुख्य रूप से पढ़े होंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ डायरेक्ट आप टिक कर पाएंगे क्योंकि इनका लैंग्वेज से कोई संबंधित नहीं है। हम कह रहे हैं लैंग्वेज का इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने जो राइट आंसर टिक किया वो हमने किया है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक प्रयोग में आते हैं, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप बताइए। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स फॉर कंप्यूटर्स यूजेज ओनली। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ जो ऑप्शन है वो है 2, 4, 8 और 6। बताइए, यहाँ आपको जो शब्द दिख रहा है बाइनरी प्रणाली, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत, तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा?
देखिए कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 अंकों को उपयोग में लिया जाता है। जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 2 अंकों को मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, समझ रहे, यानी हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, जिसमें 0 और 1 के रूप में पल्स दिए हुए होते हैं। विद्युत संकेतों को पल्स कहा जाता है, ये सबको पता होगा, है ना। विद्युत संकेतों के रूप में वो कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर, जिन्हें पल्स के रूप में जाना जाता है, जो 0 और 1 के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, समझ गए। कंप्यूटर को 0 और 1 के रूप में ही निर्देश मिलते हैं और वो उन्हें उसी प्रकार से उन निर्देशों को लेता है और कंप्यूटर अपना काम करता है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से सब समझ पाए होंगे। इन्हीं निर्देशों को जो 0 और 1 के रूप में मिलते हैं वो निम्न स्तरीय भाषा में आते हैं। हमने पढ़ा था ना, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, यानी निम्न स्तरीय भाषा भी उनको कहा जाता है जो 0 और 1 के रूप में निर्देश मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी भाषा समझने में अक्षम होता है कंप्यूटर, हमारी भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है और बाइनरी भाषा में 2 अंकों का प्रयोग होता है जो 0 और 1 के रूप में। ठीक है, विद्युत संकेतों के रूप में कंप्यूटर कार्य करता है, जो 0 और 1 के रूप में हमें पल्स मिलते हैं। ठीक है, पल्स मिलते हैं, उनको वो प्रोसेस करके आउटपुट देने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? यानी हम जो भी कंप्यूटर पे कार्य करेंगे वो कंप्यूटर हमारी भाषा ना समझ के 0 और 1 के रूप में उनको इंडिकेशन मिलता है, निर्देश मिलता है और कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता है। ठीक है ना, इसी को ही निम्न स्तरीय भाषा के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 89। पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है, यानी which type of computers are most suitable for use in the libraries? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। इसमें मेरे ख्याल से आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, बताइए, पुस्तकालयों में निम्न में से, इनमें से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयोग में लिया जाता है, यानी सभी प्रकार की लाइब्रेरी में, यानी विद्यालय पुस्तकालय हो या महाविद्यालय पुस्तकालय हो या विश्वविद्यालय पुस्तकालय हो, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जितनी लाइब्रेरीज हैं, उनमें किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। यहाँ जो दिया है वो एनालॉग कंप्यूटर या फिर डिजिटल या हाइब्रिड या फिर माइक्रो कंप्यूटर। आप बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ये नाम आपने पढ़े होंगे कंप्यूटर के प्रकार में। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड, एक माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब बताइए, यहां जो ऑप्शन होगा, जो हमारा राइट आंसर माना जाएगा, वो माइक्रो कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। पुस्तकालय में अधिकतम उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। समझ गए? देखिए, हमेशा पुस्तकालय में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। अब थोड़ा सा हम इसके टाइप्स के बारे में अगर जानकारी लें तो थोड़ा सा समझते चलना कि कार्यों और सिद्धांतों के आधार पर, समझना, कार्यों और सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया था। सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है, यहां मैं आपसे पूछ रही हूं कि कार्यों और सिद्धांतों के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया था। आप लोग आंसर दे पाएंगे? जल्दी दीजिए। 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, वो 3 भाग कौन से थे?
अगर नाम लिख पाए तो जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में कि वो 3 नाम कौन से थे जिनको 3 भागों में विभाजित किया कंप्यूटर को, किसके आधार पे? कार्य और सिद्धांत के आधार पे। ये जो 3 भाग थे उनमें पहला हम कहेंगे, बताइए, जो 3 भाग थे उनमें पहला डिजिटल कंप्यूटर, नाम सुना है ना? बताइए, समझ पा रहे हैं? पहला जो है वो डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा अनुरूपी कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यानी हमने कार्यों और सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया था, जो 3 भाग इस प्रकार थे: डिजिटल कंप्यूटर, अनुरूपी कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। समझ गए? मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर होगा कि 3 भागों में विभाजित किया, 3 प्रकार के जो कंप्यूटर थे उनका नाम हमने पढ़ा है: डिजिटल कंप्यूटर, अनुरूपी कंप्यूटर, देन हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आधुनिक प्रचलित कंप्यूटर के रूप में होते हैं। समझ गए? यानी सबसे ज्यादा जो प्रचलन में थे आधुनिक टाइम पे वो डिजिटल कंप्यूटर थे। ठीक है, समझ गए? जो आसानी से गणितीय और तार्किक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, ये कौन से? डिजिटल कंप्यूटर। ये सबसे ज्यादा आसान तरीके से गणितीय कार्यों को कर पाने में सक्षम होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, इसलिए इनका सबसे ज्यादा प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अनुरूपी, तीसरा है हाइब्रिड। ठीक है, अब देखिए यहां ये जो 3 प्रकार दिए हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये तीनों प्रकार हमने पढ़े हैं किसके आधार पे? कार्य और सिद्धांतों के आधार पे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एक क्षमता और आकार के आधार पर, यानी क्षमता एवं आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया? कितने भागों में विभाजित किया? आकार के, क्षमता और आकार के आधार पर। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या है? देखिए हमने जो 3 प्रकार पढ़े हैं, डिजिटल, अनुरूपी और हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन ये 3 प्रकार जो थे वो सिर्फ कार्य और सिद्धांत के आधार पे थे। अब हम दूसरा आधार लेके चले, क्षमता और आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया, और वो 4 भाग कौन से थे? उनमें ही एक जो भाग है वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, यहां देखिए माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। समझ पा रहे हैं? ये तीसरा है और यहां हम चौथा लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? किसके आधार पर? क्षमता और आकार के आधार पर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और चौथा जो है वो सुपर कंप्यूटर। क्लियर हुआ सबको? अब मेरे ख्याल से सब टिक कर पाएंगे यहाँ आंसर। ये जो माइक्रो कंप्यूटर हमने आंसर दिया है वो पुस्तकालय में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? क्षमता एवं आकार के आधार पर अगर पूछे तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। बच्चों, एग्जामिनर जो है वो हमेशा ये कहकर क्वेश्चन नहीं बनाता कि आप तुरंत पढ़ के आंसर दे पाएंगे, यानी आप जिस प्रकार से सोच के पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से जरूरी नहीं आपको आंसर सामने मिले। क्लियर हुआ? क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से घुमाए जाते हैं कि सिर्फ शब्दों का हेर फेर करके, यहाँ है कार्य और सिद्धांत और यहाँ है क्षमता एवं आकार। ठीक है,
यानी कितना बड़ा साइज है उस कंप्यूटर का, माइक्रो का कितना बड़ा है, मिनी का कितना बड़ा है, मेन फ्रेम का कितना बड़ा है। तो आकार के आधार पर और उसकी क्षमता कितनी है उसके आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया, जिनमें ये नाम दिए गए थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। क्लियर हुआ? अब यहाँ कह रहे हैं हम कार्य और सिद्धांत के आधार पर, यानी कंप्यूटर का कार्य करने का तरीका कैसा है, ठीक है, यानी वो किन सिद्धांतों पे काम करता है, वो हमने 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें डिजिटल, अनुरूपी और हाइब्रिड, ये मेन रूप से 3 प्रकार बताए गए। समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से? सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 89 क्लियर हुआ सबको? अब देखिए, इनमें अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो कंप्यूटर का जो सबसे छोटा रूप होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। यानी हमने आकार के आधार पर जब बात करी तो वो माइक्रो कंप्यूटर को सबसे छोटा आकार माना जाता है, यानी वो सबसे छोटी साइज में होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर हुआ? यहाँ पूछा है कि पुस्तकालय में अधिकतम उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर ही होगा, जो सबसे छोटे रूप में होता है, ठीक है, जिसे सबसे ज्यादा पुस्तकालयों में उपयोग में लिया जाता है। मिनी कंप्यूटर जो है वो मध्यम शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है वो मध्यम शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़ी और शक्तिशाली मशीनों के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, मेन फ्रेम, ठीक है। यानी ये जो है वो सबसे छोटा साइज है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, ये मध्यम है, और ये सबसे बड़ी मशीनों के रूप में, यानी शक्तिशाली जो मशीन होती है उनके रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। क्लियर हुआ? और सुपर कंप्यूटर जो है वो सुपर नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली माना जाए वो सुपर कंप्यूटर होता है। क्लियर हुआ? इनके द्वारा सुपर कंप्यूटर के द्वारा जटिल से जटिल कार्य को करने में आसानी होती है सुपर कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। यानी अगर अंतरिक्ष का कोई काम हो या फिर सैन्य तंत्र का हो या भूविज्ञान अन्वेषण का हो, ये सभी कार्यों को अगर करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करें तो वो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। समझ पाए? यहाँ सारे बच्चे इस क्वेश्चन से रिलेटेड में जितना आपको बता पाई थी वो मैंने आपको बताया है। पुस्तकालय में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जो माइक्रो कंप्यूटर छोटे रूप में होता है, ठीक है, यानी पुस्तकालय में बहुत जटिल कार्य नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार को लिया जाता है, ठीक है, यानी आसानी रहे काम करने में, और बहुत छोटा भी होता है, तो कहीं भी उसे रखा जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसमें उस पे वर्क प्रोसेस किया जा सकता है। क्लियर हुआ? बताइए, समझ पाए यहाँ तक? आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 90 पे चले। 89 तक उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा, और मेरा जो क्लास है तो आपको थोड़ी सी इंटरेस्टेड फील हो रही होगी, क्योंकि जब भी हम प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सॉल्व करते हैं तो वो उस उम्मीद के साथ करते हैं, यानी बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से बैठ के पढ़ते हैं कि यार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आगे भी मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो वो पूरा ध्यान और पूरा मन लगाकर पढ़ता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हमारा जो ये सेशन चल रहा है वो मेरे ख्याल से आप सभी को पसंद आया होगा, और जिस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कराती हूँ तो उससे रिलेटेड जितना पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 90 पे, तो आप पहले रीड करिए क्वेश्चन नंबर 90 और उसका आंसर दीजिए। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का संपादक कौन था? ठीक है, बताइए। यानी यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस
जिसका प्रकाशन 1968 से 80 के बीच हुआ था। इसका संपादक कौन है ये यहाँ पूछा है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ आंसर टिक करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं उस ऑप्शंस में आप पढ़ पा रहे हैं तो बताइए। फर्स्ट है एलन कैंट, दूसरा है डेविड एल सिल्स, तीसरा है हेरोल्ड लैंकर और चौथा है वैन नोस्ट्रेंड रिनहॉल्ड। ठीक है, ये यहाँ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप ऑप्शंस देख के राइट आंसर कर पाएंगे। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय विश्वकोश, इसे हिंदी में इसका नाम है इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का। क्या है? सामाजिक विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय विश्वकोश, जिसे सबसे पहली बार 1968 में प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे 1968 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके संपादक पूछे हैं तो आप संपादक का नाम दें। डेविड एल सिल्स, ऑप्शन नंबर बी जो है डेविड एल सिल्स, ये इसका यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस को सबसे पहली बार 1968 में प्रकाशित किया गया था। वहां दो उनका नाम आता है, एक डेविड एल सिल्स का और एक रॉबर्ट के मेल्टन का। मैं लिख दे रही हूं, रॉबर्ट के मेल्टन। ठीक है, इन दोनों का नाम आता है इसके संपादक में। ठीक है, यहां जो पूछा है वो रॉबर्ट के मेल्टन तो दिया ही नहीं है, यहां नाम दिया है डेविड एल सिल्स का। ठीक है, तो इनको डेविड एल सिल्स को इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के संपादक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी का इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का ही दूसरा संस्करण 2008 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, क्लियर हुआ। 2008 में जब इसका प्रकाशन किया गया था तो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे विलियम ए डैरेटी। ठीक है, उनके द्वारा इस संस्करण को प्रस्तावित किया गया था 2008 वाले सेकेंड एडिशन को। ठीक है, कौन थे? विलियम ए डैरेटी, नाम लिखो, विलियम ए डैरेटी। साथियों, नाम याद रखना। आपको यहाँ पहले संस्करण का नाम पूछा है, हो सकता है आगे आपको दूसरे संस्करण का नाम पूछ लिया जाए। यानी इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के दूसरे संस्करण का प्रकाशन वर्ष 2008 में हुआ था, जिसे अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम ए डैरेटी जूनियर द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, यानी प्रकाशित किया गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 93 तक, और आप आंसर्स भी दे पाए हैं। तो 90 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का आप लोग पहले रीड करें क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर दें। ठीक है, बताइए, निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में। ठीक है, यानी उस सेवा को देने में अगर हम प्रयास करें या संभव हो सके तो वो एक क्षण में भी वो सेवा दी जा सकती है। तो ऐसी इनमें से कौन सी सेवा है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा पुस्तकालय से रिलेटेड कुछ सेवाएं हैं जो दी जाती हैं, उनमें आपको यहाँ आंसर बताना है कि ऐसी कौन सी सेवा है जो बहुत ही जल्दी यानी बहुत कम समय में दी जा सकती है। ठीक है, बताइए आप लोग। बताइए। ऑप्शन 1 जो है, एक है प्रलेखन सेवा यानी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, दूसरा है दीर्घकालीन संदर्भ सेवा यानी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, और तीसरा है अल्पकालीन या फिर त्वरित संदर्भ सेवा, जिसे शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस बोल रहे हैं, या फिर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ
ये सभी यानी ये तीनों प्रकार की सेवा बहुत जल्दी दी जा सकती है, यानी बहुत कम समय में दी जा सकती है, ऐसा यहाँ बोला गया है। तो आप बताइए कौन सा यहाँ पे आप राइट करेंगे, Which of the following library services is finished in a very short time, in a moment or if possible? बताइए। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो आंसर देंगे वो अल्पकालीन संदर्भ सेवा देंगे, यानी त्वरित संदर्भ सेवा। ठीक है, बच्चों ने जवाब दिया भी है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट आंसर माना है आप सभी ने। तो देखिए, पुस्तकालय सेवाओं में अल्पकालीन संदर्भ सेवा जो होती है वो एक ऐसी सेवा के रूप में होती है जिसे पाठक के द्वारा मांगी गई सूचना या पाठक की समस्या का बहुत कम समय में समाधान कर दिया जाता है, यानी किसी भी पाठक के द्वारा मांगी गई सूचना को बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाता है, उसे हम कहते हैं अल्पकालीन संदर्भ सेवा, यानी वो रेफरेंस सर्विस की उस श्रेणी के अंतर्गत आता है जहां पाठक की समस्याओं का समाधान बहुत कम समय में कर पाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी दे पाते हैं, यानी बहुत जल्दी उन सूचनाओं से उन्हें साझा कराया जाता है। ठीक है, ऐसी संदर्भ सेवा को हम अल्पकालीन संदर्भ सेवा के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जब भी हम अल्पकालीन संदर्भ सेवा यानी जो तुरंत रूप से जो संदर्भ सेवा दी जाती है उसे ऐसे स्रोतों के द्वारा दिया जाता है, यानी वहां संदर्भ ग्रंथ के रूप में जो जिनसे हम आंसर देते हैं, यानी जिन सूचनाओं से हम पाठक की समस्याओं का समाधान करते हैं, वो व्यवस्थित रूप में अरेंज कर रखे होते हैं लाइब्रेरी में संदर्भ ग्रंथों के रूप में, यानी कि यहाँ से हमें संदर्भ सेवाएं देनी है। समझ पा रहे? ठीक है, लाइब्रेरी में आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी के अलग अलग विभाग होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। वहां संदर्भ विभाग भी एक स्थापित किया जाता है हर पुस्तकालय में, जिसका यही काम होता है। वहां संदर्भ ग्रंथों को उस प्रकार से अरेंज किया जाता है जहां से पाठक की समस्याओं का समाधान जल्दी से करवाया जा सके। ठीक है, यानी जो व्यवस्थापन किया जाएगा वहां संदर्भ ग्रंथों का वो इस प्रकार से ही किया जाएगा कि पाठक आया और पाठक की समस्या का समाधान हमने तुरंत प्रभाव से देने की कोशिश करी। ठीक है, उनमें जो संदर्भ ग्रंथ जो होते हैं उनमें हम सोर्सेस के रूप में अगर समझें तो एक विश्वकोश होता है, एक शब्दकोश होता है, एक गजेटियर होता है, एक निर्देशिका या फिर जीवन चरित्र या वार्षिकी, मतलब इस प्रकार से वो ग्रंथ जो हैं उन सभी के जरिए हम पाठक की समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इस सेवा को त्वरित संदर्भ सेवा यानी रेडी रेफरेंस सर्विस के रूप में भी जानते हैं। इसे शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस या फिर रेडी रेफरेंस सर्विस, ठीक है, रेडी रेफरेंस सर्विस के रूप में भी जानते हैं। नाम देखिए 3 है। अल्पकालीन यानी अल्प समय में जो मिलने वाली सेवा है वो अल्पकालीन संदर्भ सेवा है। उसी का दूसरा नाम त्वरित संदर्भ सेवा यानी तुरंत प्रभाव से जो दी जाने वाली संदर्भ सेवा है उसे त्वरित संदर्भ सेवा के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, और त्वरित क्योंकि वो संदर्भ सेवा तुरंत प्रभाव से दी जा रही है यानी बहुत जल्दी दी जा रही है, तो उसे हम रेडी रेफरेंस सर्विस के रूप में भी जानते हैं। क्लियर हुआ? रेडी रेफरेंस सर्विस त्वरित संदर्भ सेवा, ठीक है, इसी का इंग्लिश नाम है रेडी रेफरेंस सर्विस। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से यहाँ आप सब लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसमें एक है दीर्घकालीन संदर्भ सेवा जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के रूप में जानी जाती है, जिसे बहुत ज्यादा समय में यानी लंबे टाइम में उसका पाठक की समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। यानी मान लो कि पुस्तकालय में कोई पाठक आया और उसने कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, अब उस जानकारी को हम अपने संदर्भ ग्रंथ जो हमारे संदर्भ स्रोत थे उनसे हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे,
हम किसी अन्य सोर्स को खोजेंगे और उस अन्य सोर्स को खोजने में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त हम यहाँ शामिल करेंगे और फिर पाठक की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो है वो टाइम लगता है इस संदर्भ सेवा को देने में, ठीक है। यानी 1 दिन भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं, समझ रहे, या फिर 5 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ जो वो सेवा है वो अल्पकालीन यानी एक क्षण भर में दी जाने वाली सेवा जो है वो त्वरित संदर्भ सेवा मानी जाती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स यहाँ आंसर जो है वो राइट टिक कर पाए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ?